खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें और फिर हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी होंगे, मगर उससे पहले कुछ रन डाउन पे बात करते हैं। कितने जतन कर रही है हमारी हुकूमत की किसी तरीके से ये जो आइनी बिल है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कौन सी तरामीम है, अभी तक किसी की इतला में नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही हैं, कंजेक्चरल हैं, असली हैं, नोबडी नोज़। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब वतन अजीज़ को $12 बिलियन का रोल ओवर चाहिए, अक्टूबर में हमें एक डील चाहिए, 24वां प्रोग्राम चाहिए हमें, जिनमें से एक भी शायद हम मुकम्मल ना कर सके हों, मगर इस वक्त में क्या ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है? इस पे हम बात करेंगे। वफाकी आइनी अदालत बनानी है, भाई अदालतें मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, चले बना लें। अगर असम्बली में आपके पास इतनी है अक्सरियत तो आप ज़रूर बना लें। लेकिन बात ये वही है कि ये हमेशा हमेशा के लिए हुकूमत में रहने की ख्वाहिश जो है वो क्या है कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। तो ये हम देखते नहीं हैं, नमाजी से सबक उठाते हैं। इस तरीके से तो शायद दवाम ना मिले, मगर दवाम शोहरत को, इज़्ज़त को या ज़िल्लत को मिलता है, वो आपकी परफॉर्मेंस से मिलता है। वो लोग आज भी अच्छे लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने अच्छे अंदाज में हुकूमतें की, और उन्हें आज भी बुरा भला कहते हैं, और तारीख़ उनको जो है कोसती है, और लोग भी कोसते हैं जिन्होंने इस तरीके से अवाम के हकूक़ का धंधा किया। वफाकी आइनी अदालत के बारे में बात हुई। 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करेंगे, इसी आइनी जो मुबैना तौर पर जो लाई, जिसके लिए अभी तक तादम गुफ्तगू पूरा नहीं हो सका हमारा, जो इनके पास नंबर्स नहीं पूरे हो सके। मगर क्या ये इसमें भी बात करेंगे। एक और वकला तहरीक जो गुजरांवाले में जाके दम तोड़ गई थी, या जिसका दम तोड़ दिया गया था, क्या उसी तरह की ये तहरीक होगी और यह क्या मामला होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, इससे पहले हम देख चुके हैं कि उमर अता बंदयाल साहब के कई फैसले जो हैं, लेकिन उन्होंने वो वीकनेस दिखाई, और बहुत से लॉ एक्सपर्ट्स ये कहते वीकनेस थी, उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस देना चाहिए था उनके मुताबिक। अब आज की सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान, टेलीफोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब। मैं यही गुफ्तगू और इसी को सवाल की शक्ल में पेश करता हूँ कि ये आइनी पैकेज इतना ज़रूरी है इस वक्त कि सारी हुकूमत की सारी एनर्जी जो है इस पे लगी हुई है। नंबर पूरे कर लो, मौलाना नु मना लो, ये कर लो। वाई दिस एम्फेसिस ऑन दिस? और क्या ये बड़ा माकूल टाइम है इस मुल्क के शदीद बुरानी अहद में इन कामों के लिए? जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब। थैंक यू काजी साहब। अच्छा, पहले तो ये आप जान लें कि आइन पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद गारंटी है जो चारों सूबों को और वफाक के इलाकों को मुत्तहिद करने की जमानत है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक इमरानी मुआहदा है शहरियों का रियासत के साथ। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुतफिका तौर पे ये दस्तूर बना था। दस्तूर बनाने के लिए 1972 में पहला दस्तूर बना, जिसको कहा गया था इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, और 1973 में 1 साल पूरा लगा के सबको एक पेज पे ला के 1973 का ये दस्तूर बना था। उसके बाद आ जाएं 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर। आई वाज द फेडरल लॉ मिनिस्टर देन। 6 महीने से लेके 7 महीने तक लगे थे, और एक कमेटी थी वो जो 25 रुकनी थी, जिसमें लॉ मिनिस्टर कौन थे? एक मैं था, एक SM जफर साहब थे, एक खालिद रांझा साहब थे, एक वसीम सज्जाद साहब थे, और एक कोई और लॉ मिनिस्टर फारूक नाइक थे। वो उस वक्त चेयरमैन हो गए थे सेनेट के, लेकिन वो इसके बावजूद भी वो साथ लगे हुए थे। अब ये 6-7 दिमाग ये थे, और बाकी लोगों को भी बुलाया गया था। मेरे पास चार्ज था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। मैंने जितने पार्लियामानी वजीर थे पहले के, उनमें से जो दस्तयाब थे वो भी सारे बुला लिए। अब ये जो आइन की तरमीम है, ये कोई शुगल नहीं है, ये तो फेडरेशन के ऊपर हमला हो जाएगा। मैं आपको 3 मिसालें उसकी दे के आगे बढ़ता हूँ। पहली मिसाल ये है कि आप एक सूबे को कहते हैं कि आपकी 61 से बढ़ा के हम 65 से बढ़ा के 81 सीटें कर देंगे। किस फार्मूले के तहत आप करेंगे? इसके ऊपर क्या KP खामोश रहेगा? पंजाब जिसके लोगों को शनाख्ती कार्ड निकाल के लाइन में लगा के गोलियां मार रहे हैं, वो 12.5 करोड़ लोगों का सूबा है, वो क्या खामोश रहेगा? सिंध तो चलिए वहां पे थोड़ी सी और कैफियत है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुतवाजी अदालत कायम हो ही नहीं सकती। जुडिकेचर का एक पूरा बाब है, जब तक उस पूरे बाब को हज़फ नहीं किया जाता, आइन पूरा उसका बुनियादी स्ट्रक्चर बर्बाद करके उसके ऊपर बुलडोजर या टैंक नहीं चलाया जाता, उस वक्त तक आप इसको हाथ ही नहीं लगा सकते। कि आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है। ये जो नकल कर रहे हैं, जिस मुल्क की नकल कर रहे हैं, वहां पे सूबे नहीं है,
वहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट्स नहीं है, वहाँ पे रियासतें हैं, रियासतों का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जब कोई वफाकी मसला पेश आता है तो फिर वो वफाक में जाते हैं, जिस तरह पाम बीच काउंटी का केस आया था, अल गोर वर्सेस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। दूसरी बात, तीसरी और आखिरी बात है वो ये है कि जो भी तरमीम की जाती है वो बुनियादी स्ट्रक्चर में नहीं हो सकती। मसलन ये एक इस्लामी मुल्क है और इस इस्लामी मुल्क में लोगों को इस्लाम के मुताबिक आज़ादाना जिंदगी गुजारने के लिए आर्टिकल 2A से शुरू करके जो दिए गए पहले बुनियादी हुकूक और फिर रियासत के रहनुमा उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उनमें कोई चेंज नहीं लाई जा सकती। फिर जो 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 हतमी बात है वो ये कि ये किसके लिए किया जा रहा है। 2-3 लोग हैं जिनको इनसे फायदा देने के लिए ये किया जा रहा है, इसलिए ये टेलर मेड सारी की सारी एक्सरसाइज है। इसका आवाम के साथ डॉक्टर साहब आपने फरमाया है कि 18वीं तरमीम जब की थी तो 6 माह की प्रैक्टिस की थी, अब अभी एक तरमीम हो रही है, इसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है सर? ये जो तरमीम हो रही है ये मैं एक इशारा फेंक देता हूँ, या शायद आप इसको रिपोर्टर हैं वर्किंग, आप निकाल लीजिएगा। ये तरमीम जो है वो एक समंदर पार तैयार हुई है, 7 समंदर पार नहीं, एक समंदर पार तैयार हुई है। 2 लोग उसमें शामिल थे। एक जहाँ तैयार हुई है उस सूबे का गवर्नर का एक ख्वाहिशमंद है, किसी के पास मुसवदा ही नहीं था। रात तक किसी हुकूमती वजीर के पास जिसके ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे थे कितने दिनों से, वो मुसवदा नहीं था। इसका मतलब ये है कि इसका पार्लियामेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस तरमीम का, ये किसी और की जरूरत है। और मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। आपने बड़ी खबर दी है बाबर अवान साहब कि रिपोर्टर तो आप हमें कह रहे हैं मगर ज़ाहिर आप अंदर की बात भी रखते हैं कि एक समंदर पार ये हुई, जो आपने इशारा दिया, तो क्या इतना ज़रूरी है उनके लिए इसका पास होना? क्या इसकी नौयत की क्या है और इसका मकसद क्या है? इसकी 3 नौयतें जी। एक तो ये है कि लोगों को बगैर किसी वारंट के उठाना, बगैर किसी वक्त के उनको अपने पास रखना और फिर कहना कि जी फलां आदमी पकड़ा गया था, उसको फलां सजा हुई थी और उसमें सजाए मौत भी शामिल है और वो खैरियत से दफना दिया गया अपने गांव में, जैसा जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को ले जाके वहां पे दफना दिया गया था। ये वो जमाना नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि फेयर ट्रायल से लोग घबराते हैं। फेयर ट्रायल एक्ट भी मौजूद है आइन के अंदर, आर्टिकल 10A है, जिसके ऊपर 4-5 महीने की बहस हुई थी आर्टिकल 10A के ऊपर, कि जहाँ क्रिमिनल ट्रायल आएगा वहाँ फेयर ट्रायल है और बाकी जहाँ जहाँ लोगों के सिविल राइट्स हैं वहाँ पे ड्यू प्रोसेस है, वो सारा खत्म किया जाएगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मुल्क को नॉर्थ कोरियन मॉडल पे चलाने का प्रोग्राम है। और नॉर्थ कोरियन मॉडल में आपको पता ही है कि वहाँ 1 मैन इज द पावरफुल मैन और बाकी सारे जो हैं वो उसके नीचे हैं। मैं आपको एक, अगर कहें तो मैं एक तारीखी बात छोटी सी आपको बताना चाहता हूँ, सेकंड इसमें लगेंगे। जब मशरकी पाकिस्तान पे इंडिया की फौज ने कब्जा किया तो मानेक शॉ उनके आर्मी चीफ थे। उसके बाद इंदिरा गांधी को यह खतरा पैदा हुआ कि वो टेक ओवर कर रहे हो, बहुत खबरें भी चलना शुरू हो गई। तो इंदिरा गांधी ने टेलीफोन किया मानेक शॉ को और कहा कि आप मेरे पास चाय पीने के लिए। उसने कहा कि आपकी जो चाय है आपके हाउस की वो बड़ी गंदी होती है, हमारे मैस की अच्छी चाय है। थोड़ी गुफ्तगू के बाद वो चाय पीने के लिए चले गए। तो इंदिरा गांधी के बारे में वो लिखते हैं कि वो बड़ी अदाकारों वाली उदासी के साथ सर पे हाथ रख के और बाल फैले हुए थे वो बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि कम एंड क्राई ओवर माई शोल्डर, कि आप उठें और मेरा कंधा हाजिर है, इसके ऊपर आप रख के अपना दुख बयान करें और रोएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप मुझे टेक ओवर कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आप फौज के मामलात में मुदाखलत न करें और मैं हुकूमत के मामलात में मुदाखलत नहीं करूंगा। जब वो रिटायर हो गए, उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। जब वो रिटायर हुआ मानेक शॉ, तो उस मानेक शॉ को फिर चाय पे उसने बुलाया और कहा कि आपको मैं एम्बेसडर लगाती हूँ, अमेरिका में चले जाएं, आपको बड़ा पसंद है, लंदन ज्यादा आपको पसंद है, वहां चले जाएं। उसने कहा हम सोल्जर, मैं सोल्जर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता। हमें ये समझना होगा कि जिस काम के लिए इदारे बने हैं उस काम के लिए उनको रहने दें। और फिर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये अभी आप गूगल करके, ये भी आप कहते होते हैं ना ब्रेकिंग, कि इस मुल्क के अंदर जो औसत उम्र है हम सब की मिला के, जिंदगी जो औसत है, एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी जो है वो है टोटल 66 साल, 66.1। 1 को आप महीना कह लें, 1 को दिन कह लें या हफ्ता कह लें।
और जो यानी जिस बंदे की टोटल उम्र 66 साल है उसको 68 साल तक नौकरी करनी है, यानी मौत को भी उसे शिकस्त देनी पड़ेगी। तो ये तो 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं। पहले के एक समंदर पार जो है वो इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है। तो सर एक और खबर दें कि हुकूमत कल नाकाम हुई लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट है, अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मौजूद हैं। एक तो ये गाइडेंस दें कि क्या हुकूमत का कॉन्फिडेंस क्यों है इस वक्त भी, कल नाकामी के बाद भी, और क्या मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे सर, वोट दे देंगे? देखिए, मैं एक बड़ी बात पहले करूंगा, फिर ये जो सवाल आपने किया है ये जरा थोड़ा छोटा है उससे। पहली बात ये है कि जो शख्स भी, ये आइन का डेथ वारंट है, आइन के कत्लेआम में जो शरीक होगा उसको लोग नहीं भूलेंगे, उसका नाम कातिलों की फहरिस्त में आएगा। इसलिए कि ये आइन फोर फादर्स ने बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया। ये वो आइन था जिससे पहले आइन बन ही नहीं सका। 1952 में इंडिया ने आपके साथ उसको आजादी मिली थी, उसी रात को उन्होंने बना लिया था। अब जो इसकी बर्बादी है उसके लिए कोई मुज़ाकरात किसी जगह नहीं हो रहे, जबरदस्तियां हो रही हैं, कुछ लोगों को उठा लिया गया है। मेरी खबर ये है कि 4 शायद और MNAs का केस इलेक्शन कमीशन लगा दे, और वो इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी है आर्टिकल 225 के तहत कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाए तो उनको चलाना चाहिए, वो अपने पास रख के केसेस के फैसले। इससे पहले भी आपने देखा कि एक से ज्यादा फैसले सर मौलाना के साथ तो जबरदस्ती नहीं हो सकती, वो तो एक इंडिपेंडेंट जमात के हेड है सर जी। मौलाना जो है वो तो एक खुद मुख्तार जमात के एक हेड हैं, उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, उनका तो तरला ही हो सकता है। नहीं, मैंने, अब आप ठीक कह रहे हैं, उनका तरला हो सकता है, उनकी मिन्नत हो सकती है, उनकी खुशामद हो सकती है, उनकी खिदमत हो सकती है, मैं चारों बातें कह देता हूँ। लेकिन मैं जो ओवरऑल जिस तरीके से लोगों को आइन की तरमीम के लिए कन्विंस किया जा रहा है, वो तरीका तो आप देखिए। एक हमारे MNA उठा लिए गए, उससे पहले उनकी बेटी उठाई गई, उसके बाद उनकी बेगम भी उठा ली गई, और हमारे 5 MNAs अब भी हैं जो नामालूम अफराद में शामिल हैं। इसको कौन मानेगा आईनी तरमीम? इसके ऊपर इतना बड़ा आउटक्राई आना है, शायद मेरे ख्याल में जिसका हम कह रहे थे कि कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट भी कभी आ सकता है, वो ये हो सकता है मेरे ख्याल में। इसलिए कि बलूचिस्तान बार काउंसिल भी बोली है, कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी बोली है, और वकील बाय एंड लार्ज अक्रॉस द बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइन की रूह से जो आज तक भी मौजूद है, 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। इसको तब्दील नहीं किया जा सकता किसी की ख्वाहिश या किसी की जरूरत या किसी की फरमाइश के ऊपर। अच्छा बाबर अवान साहब, एक तो वकला, ये अभी आपने तहरीक की बात की, क्या देखते हैं कि वैसे तो हुकूमत का पलड़ा भारी है बार काउंसिल और बॉडीज़ में, लेकिन इस इशूज़ पे क्या समझते हैं कि अपोजिशन के स्टैंड को पजीराई मिलेगी और ये तहरीक कोई मुअस्सर साबित होगी? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि अगर ये पास हो भी जाती है, बुलडोज जिस तरह हम सुन रहे हैं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या मुतहरक हो सकती है और इस पे इसको सेट असाइड भी कर सकती है या अप्रूव कर सकती है? देखिए, आपने दोनों इंपॉर्टेंट बातें की। मैं आपका दूसरा सवाल पहले ले लेता हूँ। इससे पहले 18वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था, और 18वीं आईनी तरमीम को फिर वापस लेना पड़ा था, और 19वीं आईनी तरमीम पास करनी पड़ी थी। उसकी 3 बुनियादें हैं। इसके ऊपर जवाब साहब का बड़ा अच्छा नोट है, बाकी जजेस ने भी अपने अपने नोट्स लिखे। बहुत मोटा केस है, 2 केसेस है पढ़ने वाले हैं, रावलपिंडी बार एसोसिएशन और कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केसेस हैं, और 52 बल्कि टू बी प्रिसाइज 52 पिटीशंस उस वक्त आई थी। पहली बात यह है कि बुनियादी स्ट्रक्चर को आप हाथ नहीं लगा सकते। अगर आप हाथ लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है वो हरकत में आ जाएगी। एक बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि ये मिसाल यहाँ भी मौजूद है, और एक दफा पहले जब इन्होंने बनने की कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब ने, अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त नवाज नसरुल्लाह साहब का केस भी मौजूद है। उससे पहले भी मिसालें मौजूद है, दुनिया में और जगह भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे जो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में मंजूर हुआ, वो अमेरिका के मजदूरों के और शिकागो के मजदूरों को फायदा देने के लिए हुआ था, या वो पेंटागन को फायदा देने के लिए हुआ था, या वो व्हाइट हाउस को फायदा देने के लिए हुआ था, या वो जो आजादी की उनकी देवी है उसको फायदा देने के लिए हुआ था? इसमें तो लोग ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी या खास आदमी या अवाम या पब्लिक, किसी तबके के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो खास लोग हैं जिनके लिए। अब आइए आपके पहले सवाल के ऊपर। ये मसला सिर्फ किसी एक वकीलों के ग्रुप का नहीं है। लेट मी मेक इट क्लियर।
दूसरा ये है कि इस मसले में सारे जितनी भी जुडिशियल हायरार्की है टॉप टू द बॉटम, वो इंडिपेंडेंस चाहती है, उसका इजहार वो करती आई है। 8 जजेस का फैसला उसका इजहार है, और उमर अयूब को बरी करने का फैसला सेशन जज सरगोदा का इजहार है, जिसकी बाद में ट्रांसफर कर दी गई। इसलिए वो जजेस जिन्होंने केसेस बरी किए हैं, नीचे से भी बरी किए हैं, जिन केसेस के ऊपर बड़ा जोर लगाया गया था, वो सारे के सारे अपनी आजादी का सौदा कोई भी खड़ा होकर तमाशाई बन के नहीं देख सकता। इसलिए ये डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। जो पिटीशन जाएगी, जो ही इस तरह की कोई चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर को बर्बाद करती है पाकिस्तान के और फेडरेशन को बर्बाद करती है, उसके ऊपर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हरकत में आएगी। और 8 जजेस ने इसके ऊपर अपना इनडायरेक्टली व्यू दिया भी हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जजमेंट उसके मुताबिक डॉक्टर साहब अदलिया की आज़ादी के हवाले से दूसरा पहलू भी है, और सर अदलिया की आज़ादी के हवाले से दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी 14 सितंबर को, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि फौरी तौर पर अमल किया जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। 2 दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं, आज का वर्किंग डे भी गुजर गया, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ सर। तो क्या ये कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? ये मैं शायद सीधी कार्रवाई हो सकती है। देखें, तौहीन अदालत के लिए आईन का आर्टिकल 204 है। अगर कोई शख्स हुक्म नहीं मानता, नंबर 1, या वो इंसाफ के तसलसल में मुदाखलत करता है ना, ये 2 बड़ी रीजन लिखी हुई हैं। बाकी जो है, जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है जनरल मुशर्रफ के दौर वाला, उसके अंदर रीजन हैं, क्योंकि वो प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन ये 2 बड़ी रीजन लिखी हुई हैं, जो इसलिए मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह से एक पार्टी बन के एक सियासी जमात के तौर के ऊपर एक सियासी अलायंस के साथ खड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर ना माना, तो फिर ये बड़ी हैरान कुन बात मेरे लिए होगी। नाकाबिले यकीन है अभी तक मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। तो गोया आप समझते हैं कि ये कहा भी जाता है ना, बाबर साहब और एतजाज अहसन और आप जैसे लोग कहते रहे कि पिछली दफ़ा उमर अताब बंदयाल साहब को चाहिए था कि वो कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करते, मगर उन्होंने नहीं की। मगर ये जो हमारा मारूज़ है, इसमें एग्जेक्टिव के ज़रिए ही मूव करती है हमारे जो जुडिशल डिसीजंस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डू यू थिंक कि एग्जेक्टिव डिफाइंस मोड में चलती रहेगी? नहीं जी, नहीं, एग्जेक्टिव वाली बात खत्म हो गई है, इसीलिए तो ये आईन बर्बाद करने लगे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने एक तकरीर की जो वकला के एक कन्वेंशन में, और उसमें मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप कहाँ हैं, 41 पंजाब की बेटियां, उनको 4 महीने हो गए जेल में, आप उनके लिए क्यों नहीं कहते कि उनकी जमानतों के फैसले हों? ये मैंने बात की। उससे 2 दिन बाद जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक खाना रखा, शायद मियां शायद उसमें हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो जाने वाले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि इन्होंने ये तकरीर की है। फिर मैंने इनको कहा कि आप मेरे पास आए, तो फिर शायद इन्होंने सोचा कि अब ये जा रहा है तो ये फिर किसी और के पास जाएंगे। यानी वो कमजोरी वो थी जिसका उनको आखिरी दिन अपनी आखिरी तकरीर में भी इतराफ करना पड़ा। ये कमजोरी नहीं है, ये अगमाज नहीं है, ये कोई ओब्लिवियन नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस आपने आइन के नीचे आपने हल्फ लिया हुआ है कि मैं विदाउट एनी फियर या फेवर लोगों को मैं जस्टिस दूंगा और उनके दरमियान में इंसाफ का तराजू किसी तरफ झुकने नहीं दूंगा, वो फर्ज है कि आप पूरा करें। अगर आप फर्ज पूरा नहीं कर सकते तो ना आप पेंशन के हकदार हैं, ना आप चीफ जस्टिस कहलाने के हकदार हैं, और ना ही आप मुंसिफ कहला सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान जिस गंभीरता में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए सियासी मसाइल पहले हल करने पड़ेगे आपको। पाकिस्तान एक सियासी मुहिम के जरिए से बना था और उसके जो कायद थे, डॉक्टर साहब आप एक पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और वज़ीर कानून भी रहे हैं, ज़ीरक सियासतदान भी हैं। सर आज जब हुकूमत नाकाम हुई कल, और आज भी नाकाम ही नजर आई, और फैसल वाडा ने कहा कि निकम्मे और नालायक लोगों की वजह से तरमीम पास नहीं हो सकी, उन्होंने पता नहीं किस तरफ इशारा किया। तो आप हुकूमत को कहाँ देख रहे हैं सर? क्या हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है आपको? देखें जी, कोई और जो मर्जी के, मेरी बैसियत फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और वकील, मेरी पोजीशन ये है कि ये हुकूमत है ही नहीं सिरे से। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो मावराए आइन है, ये सारे हारे हुए लोग हैं, इनके जरिए से आप अंदाजा लगाएं कि इतने इतने बड़े काम हो रहे हैं। वो मौजू नहीं है आज का, किसी वक्त फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से कोड़ियों के भाव खरबों रुपए की जमीनें इस्लामाबाद में भी बांट दी गई हैं। खरबों की, अरबों की नहीं है, खरबों की मैं कह रहा हूँ।
और वो क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि इनको पता है कि हमारी औकात क्या है, और जो लाने वाले हैं उनको पता है कि इनकी औकात क्या है। असल बात ये होती है कि जिसको कहते हैं ना विल ऑफ द पीपल, लोगों की मर्जी के मुताबिक जो बंदा मुंतखब होके आएगा वो उनके सामने जवाब दे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ दोनों हजरात से, फाजिल दोस्तों से, कि मुझे बताएं इनमें से कोई एक आदमी ऐसा है, ये मैं कोई दूसरी तीसरी दफा बात करने लगा हूँ, कि जो अपने हल्के में जाके किसी बाजार में बगैर सिक्योरिटी के फिर के दिखा दे। नहीं जा सकते, इसलिए कि सबको पता है ये हारा हुआ लश्कर है, इस लश्कर का कब्जा करवाया गया इक़्तिदार पे, अब लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इसके ऊपर वो ये है कि क्या पाकिस्तान के मसाइल ये हैं जिनके लिए ये सारा जोर लगाया जा रहा है? ये पाकिस्तान के लोगों के मसाइल ये हैं जिनके लिए ये 4 दिन से एक सरकारी नौटंकी चलाई जा रही है सारी? और क्या आपके मसाइल ये हैं, आपके घर के मसाइल ये हैं, मेरे घर के मसाइल ये हैं? मैं भी आपकी तरह एक तरह की मैं प्रैक्टिस करता हूँ जिस तरह आप एक और प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेंगे। इनका तो घर है ही नहीं। यहाँ ये सारे पाकिस्तान में इंसाफ कहते हैं दरवाजे पर देंगे, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करेंगे, बैली आंख से नहीं देखने देंगे, जिस दिन रिटायर होते हैं बाहर चले जाते हैं। इनका इशू ही नहीं है पाकिस्तान, ये चरागाह है इनके लिए। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान साहब, हम इस बात पे इसी नोट पे हो बेहतरी के लिए, और फिर हम जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, मगर जो असल मसाइल हैं उनसे तवज्जो नहीं हटनी चाहिए और कोई गैर आइनी काम नहीं होना चाहिए, मुल्क के आइन को, कानून को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज मियाँ शाहिद साहब से हम स्टोरी लेंगे, कुछ ब्रेक आप बताएंगे, हम IPPs पे एक तसलसल से काम करते रहे हैं, कुछ और चश्मकुशा खबरें आज मियाँ साहब आपसे लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ये जो तरमीम है ये है, मगर एक कांस्टेंट है, बाकी कोई चीज़ का सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में, मगर एक सबात जो है वो तग़य्युर के साथ साथ IPPs का सबात भी है। उसे कोई टच नहीं कर सका, शोर मचा मचा के लोगों की आवाज़ बैठ गई मगर कोई असर नहीं हुआ। मियाँ साहब, आज मैं देख रहा था कि उनकी भी एक खबर आई है, वो कहते हैं जी ना हम कैपेसिटी पेमेंट छोड़ेंगे, ना हम किसी और पे रहेंगे, ये जो है वो इसको हम तो इस पे पीछे नहीं हटेंगे। आपके पास कुछ खबरें थीं, अभी हम इस पे बात करते हैं, फिर शायद हमें एक और वकला तंजीम के एक अहम नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करें, उनसे हम उस तहरीक के वाले से भी बात करेंगे, मगर फिलहाल बढ़ते हैं इस जानब। जी मियाँ साहब, क्या 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 रिपोर्ट है? मियाँ साहब, को और ख़बर भी है आपके पास जो मुझे बताया जा रहा है ऊपर कंट्रोल रूम से? देखें काजी साहब, कल का जो दिन था, कल का दिन बड़ा ही गर्म दिन था। आपने तरमीम के हवाले से कल लम्हा जो है वो देखा होगा। कल इतवार का दिन था, लेकिन बड़ा ही गर्मा गर्मी थी, और जब हुकूमत नाकाम हो गई तरमीम जो है वो पास कराने में, बल्कि पेश करने में जो है वो नाकाम हो गई, तो मियाँ नवाज शरीफ जो कि लाहौर से आए थे और वो पार्लियामेंट में कल नहीं आए, वो जो है वो PM हाउस में जो है वो उन्होंने क़याम किया, और वहाँ पर जब उनको लम्हा बलम्हा हर चीज़ का इल्म हुआ तो वो वहाँ पर उन्होंने नाराज़ हुए मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से, वज़ीर आज़म से, और उन्होंने बाकायदा डांटा उनको कि आपने कहा था कि मौलाना को हमने मैनेज कर लिया है, कहाँ है ये मैनेजमेंट, कहाँ? मौलाना तो माने ही नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी कह रहे थे कि हमने मैनेज कर लिया है, सारे जो है आप मुझे गलत रिपोर्टें देते रहे, और हमजा शहबाज शरीफ जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी अपने कायद की हाँ में हाँ मिलाई, और उन्होंने कहा कि हमारी मैनेजमेंट में कमी थी और मौलाना को हम सही तरह जो है वो मैनेज नहीं कर सके, उनको कायल नहीं कर सके। तो मियाँ नवाज शरीफ ने एक बहुत वहाँ डांटा। और दूसरी खबर ये है काजी साहब कि डांट एक और तरफ से भी पड़ी है, जो बड़े भाई हैं वहाँ से भी डांट पड़ी है, जो रियल भाई हैं कि वहाँ से भी डांट पड़ी कि जब आप नहीं कर सकते थे और आपने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे, हम मौलाना को मना लेंगे, तो फिर आप लोगों ने अंधेरे में क्यों रखा है? और ये बहुत बड़ी नाकामी और बहुत बड़ी जिद जो हुई है, ये क्यों हुई है? इस हवाले से कल बड़ी गर्मा गर्म जो है वो वहाँ पर बहस भी हुई और वहाँ डांट भी पड़ी, और आज यही नतीजा है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म जो हैं वो मिले हैं, और उन्होंने फिर दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने कोशिश की है कि वो आज मौलाना को कायल करें। कल का जो दिन गुजरा उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, उन्होंने इसहाक डार के ज़रिए पैगाम भिजवाया था
मौलाना फजलुर रहमान को कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपका एहतराम मेरे नज़दीक बहुत है, लेकिन आप मेरी तरफ ना आइएगा। उन्होंने इनका मना कर दिया और यही पैगाम जो है वो जब इसहाक डार ने मियां नवाज शरीफ को दिया तो उस पर मियां नवाज शरीफ गुस्से में आए और उन्होंने शहबाज शरीफ को अच्छी खासी डांट भी पिलाई। कैसा साहब? अच्छा मियां साहब, जो हमारे दोस्त हैं, मुझे बताया गया, अभी मैंने खुद तो नहीं देखा मगर जाहिर है जिम्मेदारी से बताया गया होगा कि हामिद मीर साहब ने एक खबर ये दी है कि मौलाना पर शायद बैरून मुल्क से भी दबाव डलवाया गया है। इस बारे में आपके पास कोई तफसील है? देखें कायद साहब, इसमें थोड़ी एक खबर तो बाबर अवान साहब भी दे गए हैं। उन्होंने कहा है कि समंदर पार जो है इसका ड्राफ्ट बना है, तो वहीं से ही जो है दबाव डलवाया गया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी तक तो दबाव में नहीं आए, ना ही कायल हुए हैं। और कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मौलाना ने वक्त मांगा है मशावरत के लिए। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं, इन कोशिश ये है हुकूमत की, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है, इतना दबाव है कि वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका जाने से पहले इस तरमीम को जो है वो पास करवा कर जाएँ। अमेरिका के बाद जो बातें हो रही हैं कि 10 दिन बाद जो है वो इसको पास करवाया जाएगा। आज फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने भी इसीलिए डांट पलाई है जाते हुए कि निकम्मे और नालायक लोग जो हैं वो पास नहीं करवा सके, और यही वजह है कि दबाव बहुत ज़्यादा है। और ये दबाव ये है कि फौरी तौर पर इन दिनों में ही ये तरमीम जो है वो पास कराई जाएँ। और कोशिश और हुकूमत की भी। मियाँ साहब इतने ज़हीन आदमी है फैसल वावडा साहब, ये इन्हें आज पता लगा है कि ये निकम्मे और नालायक हैं? 30-40 साल से ये कौम तो भुगत ही रही थी ना इनको। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है जो उन्हें नकम्मा कह रहे हैं साहब हैं वो कहाँ से मुंतखब होके आए हैं? इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने उनको मुंतखब किया है ना, उनके साथी ही हैं फैसल वाडा साहब। नहीं, मैं मानता हूँ क्या किरदार अदा किया है उन्होंने। मैं ये कहता हूँ मियाँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि यार अपना माल भी तो देखो ना, जिस तरह पंजाबी में हम कहते हैं। तो वो हैरत हुई आपको। मसला ये है कि इसकी कितनी देर तक कौन कौन सा वेंटिलेटर लगाएं आपको इक़्तिदार में रखने के लिए? वो ठीक रोते हैं ना लोग, और क्या करें आपके लिए? क्या ये मियाँ साहब ये पाकिस्तान 2 खानदानों की तजर्बागाह है। यहाँ पे आईनी तजर्बे होने हैं और साइंसदानों। लेकिन कायद साहब पहली दफा नाकामी भी तो हुई है, अब वो तजर्बागाह जो है वो टूट रही है। जितनी जो नाकामी कल मैंने देखी है, आपने टीवी पर देखी, मैंने अपनी आंखों से देखी है सर। वो बेबसी, वो कहते हैं ना गुस्सा, ताकत और बेबसी, ये तीनों चीजें मैंने कल देखी हैं कि कल जो है वो ताकत भी थी, गुस्सा भी था और बेबस भी थे कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे। और जो 4 लोग जिनके लिए कहा जा रहा है कि 4 लोग वोट हमारे हैं, ये भी कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस तहफ़्ज़ात का भी इज़हार किया है कि क्या गारंटी है कि मैं वोट दे दूं और वो 4 ना दें। नहीं, मैं एक खबर मैं भी आपको दूं, हालांकि मेरा तो आपको पता है खबर से दूर दूर का वास्ता शायद होता है या नहीं होता। खबर ये भी है कि बड़ी खबरें होती हैं आपके पास सर। एक खबर ये भी है कि भाई लोग इतना सेंसिटाइज हो गया है समाज और माशरा कि लोग जो हैं, जिस तरह अभी कह रहे थे बाबर अवान साहब कि एक बात की उन्होंने कि ये बगैर सिक्योरिटी के 2 फरलांग चल के दिखा दें, तो लोगों ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस जाना है। मेरी खबर ये भी है कि मौलाना की एक रिजर्वेशन ये भी है कि इस वक्त अगर वो जाते हैं तो इट वुड बी हाईली अनपॉपुलर डिसीजन और उसको मजीद डेंट कर सकता है उनकी जो भी वहाँ पे सोशल बेस है। जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। मियाँ साहब से वापस आएंगे तो कुछ और गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा सुलगता हुआ इशू है बिजली के बिलों का, ये क्या हल हो पाएगा या इस हलाबलू के अंदर जो आईनी और पैकेज है इसके अंदर ये वारदात चलती रहेगी। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मियाँ शाहिद साहब, मुझे बताया गया है कि मारूफ कानूनदान मुनीर मलिक साहब भी हमारे साथ होंगे। हम उनसे भी चाहेंगे कि ज़रा रोशनी डालें। मुनीर मलिक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हुजूर, आपकी ज़िंदगी हमने देखा इसी स्ट्रगल में गुजरी, या रूल ऑफ लॉ के लिए जिस तरह की लायर्स मूवमेंट्स बनती रहीं, अब दोबारा से कहा गया कि ये बनेंगी, और ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है फ़िलहाल अपोजिशन और गवर्नमेंट के माबैन, वो वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा ज़रूरी है क्या इसका पास होना, और जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है? देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है, एक 27 पेज का डॉक्यूमेंट है।
ये तो आइन की रूह से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। मैं तो समझता था कि आइन जो है पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक मुआहदा है कि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बसर करेंगे। मैं आपके साथ एक मुआहदा कर लेता हूँ और मुझे पता भी ना हो कि आपने वो मुआहदा रात की तारीकी में कैसे बदला। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जो मैंने अगर वो ड्राफ्ट सही है तो ये तो फिर हमारे मुल्क में 3 इदारे नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 रहेंगे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। मैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे यकीन रखता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट की कुछ इम्प्लाइड लिमिटेशंस हैं उसके इख्तियारात से, इसलिए मैं इस पैकेज की मुखालफत करता हूँ। अच्छा मुनीर मलिक साहब, आपकी जो बात से मुझे समझ में तहरीक निकलती हुई देख रहे हैं, वकला तहरीक, बड़ी तहरीक। और देखें, ये तो मैं तो 75 साल का आदमी हूँ, लेकिन बार की क़यादत जो है नौजवान क़यादत है। मैं समझता हूँ बार ज़रूर रिएक्ट करेगी और मैं उसकी सफ़ा में होऊंगा, आगे होऊंगा। जितनी हिम्मत है, इस आईनी तरमीम को हमने रद्द करना है, प्रोटेस्ट करना है। अच्छा, ये यानी एक तो आपने ये, दूसरे ये फरमाइए कि यानी अगर ये पास हो भी जाती है या कर भी लेते हैं, मैंने जो कि अभी तक हो नहीं पा रहा, नंबर्स पूरे नहीं है, खुद उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है PMLN के जो लीडर एंड ज़ुमा हैं, लेकिन फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 2 कोर्ट हो जाएंगी, तो क्या डिफाइन कैसे करेंगे कि किसके जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? तो एक कन्फ्यूजन का भी खतरा होगा। देखें, पहले तो इस बिल को इसी सुप्रीम कोर्ट से इसका टेस्ट होगा, ये कि क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था इस तरह की आईनी तरमीम लाने में। और ये फैसला तो मेरे ख्याल से रावलपिंडी बार एसोसिएशन वाले केस में तय हो चुका था कि कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं हमारे आइन के जिनको पार्लियामेंट छू नहीं सकती, और ये वही केस है। अच्छा मलिक साहब, मुशर्रफ दौर में भी एक बड़ी तहरीक जो है वो उठी थी अदलिया की आज़ादी के लिए, और अब भी अदलिया की आज़ादी का सवाल है। तो आप देख रहे हैं कि 19 सितंबर को जो हामिद खान साहब ने ऐलान किया है कि बड़ी तहरीक जो है वो शुरू होने वाली है, तो ये बड़ी तहरीक जो है वो शुरू होगी। और आप पहले भी आपने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया था, अब भी आप कह रहे हैं कि पहली सफ़ों में होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आगे बहुत बड़ी तहरीक जो है वो जन्म ले सकती है, और क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सर? देखें, हमारा काम है स्ट्रगल करना, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है कि इस तहरीक को कितनी कामयाबी अता होती है, पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है। अगर हम पाकिस्तान के अवाम को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि ये आपका के हकूक के खिलाफ है, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं कामयाब होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इफ एवरी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जिसे कहते हैं, तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अब जो है ही विल बी ऑन हिज वे टू रिटायरमेंट। देखिए, काजी फायज ईसा ने 2007 की तहरीक में मुझसे ज्यादा कुर्बानी दी है। वो 2-2.5 साल किसी अदालत में अपेयर नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम के सिपाही के अंदर फायज ईसा साहब भी शामिल होंगे। एक बड़ी तो आप यानी बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं वसूख से कहता हूँ कि काजी फायज साहब भी इसके खिलाफ। फायज ईसा साहब का आप माजी देखें, उनका किरदार देखें, बेदाग है। उनकी जद्दोजहद देखें। 2.5 साल उन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में अपेयर नहीं हुए थे। वो ठीक, इतनी बड़ी कुर्बानी सर, एक जानिब जो है वो थोड़ी जाने देंगे। एक जानिब ये सर मलिक साहब, एक जानिब जो है वो ये तरमीम जो है वो लाई जा रही हैं, दूसरी जानिब अदलिया की एक और आज़ादी का सवाल है कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और इलेक्शन कमीशन ने अब तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। 2 दिन पहले ये राय आ चुकी थी और उसमें कहा गया था कि फौरी अमल किया जाए, वो तो आज तक हो जाना चाहिए था सर। देखें, अदलिया के पास कोई बंदूकें नहीं होती,
उसके जो फैसले होते हैं वो उसकी मॉरल अथॉरिटी के साथ इन्फोर्स होते हैं। उसकी मॉरल अथॉरिटी का सेफगार्ड जो है पीपल ऑफ पाकिस्तान है, आपकी तरह के शहरी और मेरी तरह के शहरी। और मुझे कामिल यकीन है कि हम सब शहरी मिलके इस मॉरल अथॉरिटी को बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया। कमीशन के खिलाफ इस हवाले से तौहीन अदालत। जी, वक्त ख़त्म हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब, आपने हमारी गाइडेंस और जो बड़ी बात की उन्होंने कि शायद उनके मुताबिक काजी फाइज साहब की एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। इस जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल या इस तरह के जो मामलात थे तो वो समझते हैं कि वो भी इसकी मुखालफत करेंगे। ये बिल्कुल नावल व्यू एक सामने आया है, मगर इसी बात से ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।